नमस्कार। खास कार्यक्रम देश देशांतर में आपका स्वागत है। मैं हूं आरफा खानम शेरवानी। ब्रिटेन में 8 जून 2017 को मध्यावधि चुनाव होंगे। इस ऐलान के साथ ब्रिटेन की प्रधानमंत्री टेरेसा मे ने सबको चौंका दिया। ब्रिटेन के फिक्स टर्म पार्लियामेंट एक्ट के अनुसार आम चुनाव हर 5 साल बाद मई के महीने में कराए जाते हैं और अगला चुनाव दरअसल 2020 में होना था, लेकिन टेरेसा मे ने संसद से समय से पहले ही ये चुनाव कराने की सिफारिश कर दी। चूंकि विपक्षी लेबर पार्टी ने भी मध्यावधि चुनाव का समर्थन किया है, इसलिए अब जून में ही चुनाव तय माने जा रहे हैं। 2015 में ही ब्रिटेन में चुनाव हुए हैं और उन चुनावों में कंजर्वेटिव सरकार पार्टी को जीत मिली और इस सरकार का कार्यकाल 2020 तक का था। आखिर समय से पहले चुनाव कराने के पीछे ब्रिटिश प्रधानमंत्री और उनकी पार्टी का दांव क्या है और ब्रिटेन की राजनीति और समाज पर इसका क्या असर पड़ेगा, खास की ये भी जानने की कोशिश करेंगे कि यूरोप की राजनीति पर भी इसका क्या असर पड़ेगा ब्रेक्सिट के बाद, ये भी हम जानने की कोशिश करेंगे। मेरे साथ कई खास मेहमान मौजूद हैं। भारत के पूर्व विदेश सचिव शशांक जी मेरे साथ स्टूडियो मौजूद हैं। स्वागत है आपका। प्रोफेसर गुलशन सचदेवा हैं, सेंटर फॉर यूरोपियन स्टडीज़ जेएनयू से आते हैं। दूसरे खास मेहमान जेएनयू से मेरे साथ कमल मित्र चिनॉय हैं, प्रोफेसर हैं स्कूल ऑफ इंटरनेशनल स्टडीज़ में। और वरिष्ठ पत्रकार केवी प्रसाद मेरे साथ मौजूद हैं, एसोसिएट एडिटर हैं द ट्रिब्यून अखबार के। लंदन से एक और ख़ास मेहमान मेरे साथ मौजूद हैं, वरिष्ठ पत्रकार विजय राणा लंदन से मौजूद होंगे। वहाँ हम उनसे ये जानने की कोशिश करेंगे कि ज़मीन पर जो लोग हैं, आम लोग, वो इसे किस तरह से देख रहे हैं। शशांक जी, आपके साथ शुरुआत में करना चाहती हूँ कि पहली नज़र में ये फैसला आपको ब्रिटिश प्रधानमंत्री का किस तरह का नज़र आता है। मैं गार्डियन को पढ़ रही थी और उन्होंने ये लिखा है साफ तौर पर, जो उनका एडिटोरियल व्यू है, कि ये एक ऐसा चुनाव है जिसकी ब्रिटेन को कोई ज़रूरत नहीं है। नहीं, वो ये देख रही हैं कि जिस समय नेगोशिएशन करने हैं तो वो पूरे ब्रिटिश जनता की उनको समर्थन प्राप्त है जो भी नेगोशिएशन करने हैं, क्योंकि इस समय जो यूरोपियन डिमांड्स हैं उनके ऊपर, खासकर पैसे की, $multi-billion पैकेज उनसे मांगा जा रहा है कि जिससे फ़ायदा मिला है ब्रिटेन को। तो मेरे ख्याल से जो एलिंग यूरोप कहा जाता है, तो ब्रिटेन उसमें जो है एक पार्ट ऐसा है कि उसको और ज़्यादा अभी थोड़ा तकलीफ़ आने वाली है। हालांकि उनकी इकॉनमी इसमें बहुत अच्छा कर रही है, लेकिन उसके लिए तैयारी करने की ज़रूरत है कि पहले से ही चुनाव में यूरोप के साथ में जो नेगोशिएशंस करने हैं, पूरी जनता का साथ मिल जाए और फिर अगले 5 साल के लिए जो है कम से कम थोड़ा सा शांति मिल जाएगी। तो हमको लगता ये है कि ये बहुत सोच समझ के करा गया कि यूरोपियन थोड़े से चौंक गए। वो कहते हैं कि क्या इन्होंने जो है सर ट्विस्ट करा है, लेकिन फिर वो समझ गए हैं कि ये उनके लिए आवश्यक हो गया था कि एक स्ट्रॉन्ग पोजीशन से आके वो नेगोशिएशन करें, और उसके लिए उन्होंने ये तैयारी करी है। यानी आप ये कह रहे हैं कि चूंकि ये बहुत ही ट्रिकी जो रहा था उनका रेफरेंडम कि आपको किस तरफ जाना है, 50% लोग उधर गए, 50% इधर गए, तो यानी उस बंटवारे को कहीं ना कहीं ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि दरअसल 50 नहीं, जब चुनाव जीत जाएंगे तो इतने ज़्यादा लोग हमारे साथ हैं, क्योंकि चुनाव में उनको उम्मीद है हाँ, कि वो जीत जाएंगे अच्छे तरीके से। और जो ये स्कॉटलैंड की और तरह तरह की आवाज़ें निकल रही हैं जो यूरोपियन यूनियन के साथ में जुड़े रहना चाहते हैं, तो उनको भी थोड़े समय के लिए ठंडे बस्ते में चले जाएंगे वो बातें भी। गुलशन सचदेवा जी, क्या ये माना जाए कि ये चुनाव, जबकि अब लग रहा है कि अब होगा ही, क्या ये फिर से ब्रेक्सिट के ऊपर भी, यानी कि वो नीति जिसमें 50% लोग जो हैं उनकी हिस्सेदारी नहीं थी, या फिर वो लोग जो बाद में ये भी पाया गया कि इंटरनेट पर वोट करने के बाद ये सर्च करते पाए गए कि ब्रेक्सिट आखिरकार है क्या, उन्हें ये मालूम नहीं था और हाँ ना से ज़्यादा भी चॉइसेस मिलनी चाहिए थी, क्या आपको लगता है कि फिर से ब्रेक्सिट के ऊपर भी ये चुनाव होने जा रहा है, एक मौका और जनता को मिल रहा है? ब्रेक्सिट पे तो खैर चुनाव नहीं है, लेकिन बात यह है कि आप सही है कि जो भी राजनीतिक उथल पुथल ब्रिटेन में हो रही है, जैसे ही राजनीतिक परिस्थितियां वहाँ पे बदल रही हैं तेज़ी से, उस सब का कारण ब्रेक्सिट ही है। अब यह है कि ये बात अब तय है कि उनका वहाँ से जो क्या मतलब यूरोपीय संघ से निकलना तय है, उसका प्रोसेस शुरू हो चुका है। और कुछ भी पोजीशन यूरोपीय संघ लेता रहे, ब्रिटेन लेता रहे, दोनों एक दूसरे के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है और दोनों को ये लग रहा है कि इनिशियल पोजीशंस के अलावा दोनों को कंप्रोमाइज़ करने पड़ेंगे, क्योंकि दोनों एक दूसरे के लिए बहुत ज़रूरी हैं। तो मुझे ये लगता है कि जैसे जैसे कंप्रोमाइज़ करने पड़ेंगे आने वाले महीनों में, तो प्रधानमंत्री को शायद ये लगा होगा कि उसमें, क्योंकि उनकी बड़ी स्लिम मेजॉरिटी है और अपने ही राजनीतिक दल के अंदर भी काफ़ी अलग अलग आवाज़ें हैं, तो उस स्थिति में मुझे लगता है उनको लगा, क्योंकि अभी जो स्थिति है उसमें कंजर्वेटिव पार्टी की पोजीशन अच्छी है, लग रहा है लोगों को, और लेबर पार्टी काफ़ी, सर्वे यही बता रहे हैं, सर्वे के ऊपर ही हम लोग बात कर सकते हैं। उसके बाद यह है कि जो लेबर है अभी काफ़ी
अच्छी स्थिति में नहीं है, और जो स्कॉटिश नेशनल पार्टी जितनी उसको सीटें पिछले चुनाव में मिली थी 2015 में, उससे ज़्यादा वो ले नहीं सकते हैं। तो इस तरह की मुझे लगता है कि उनको लगता है कि 2 साल के बाद जब सिचुएशन काफ़ी कंप्रोमाइज़ के बाद कमज़ोर हो जाएगी प्रधानमंत्री की भी और उनकी अपनी पार्टी की भी, और उसके बाद जब वो चुनाव में जाना होगा, तो उस परिस्थिति से बचने के लिए ये बेहतर है। अभी एक बेहतर तरीका है कि अभी आप जाइए, पहले से अच्छी लेके आइए सिचुएशन जैसे उनको लग रहा है। उसके बाद अगर थोड़े लोग उनको वोट ज़्यादा देते हैं तो शायद ये भी उनको कहने का मौका मिलेगा कि देखिए इतने लोगों ने जो भी हमारी ब्रेक्सिट की नीति है, क्योंकि अभी आने वाले कुछ हफ्तों में जैसे ही चुनाव होगा, धीरे धीरे उसके बारे में बात भी होगी किस तरह का ब्रेक्सिट आप चाहते हैं। एक मोटा मोटा तो तय हो चुका है, तो उसको ये मतलब एक लोगों का समर्थन लेके अपनी स्थिति मजबूत करके अगले आने वाले 5 साल के लिए उनको लगता है कि हम ठीक से वहाँ पे अपने आप को स्थापित कर पाएंगे। बिल्कुल। तो मुझे लगता है ऐसी कोई परिस्थिति बन रही है। तो आपको लंदन लेकर चलते हैं। विजय राणा जी हमारे साथ फोन लाइन पर मौजूद हैं। विजय राणा जी, स्वागत है आपका राज्यसभा टीवी पर। सबसे पहले मैं आपसे ये जानना चाहती हूँ कि जानकार, खासकर विदेशी और ब्रिटिश जानकार यहाँ तक कह रहे हैं कि दरअसल ये कंजर्वेटिव पार्टी नहीं बल्कि टेरेसा मे का अपना फैसला है। वो कहीं ना कहीं अपने को ऐसी मजबूत स्थिति में रखना चाहती थी क्योंकि मिड टर्म जो है उनकी एंट्री हुई थी और उनको उस तरह से जनता ने नहीं चुना था। तो क्या आपको लगता है कि एक मजबूत नेता होने के बावजूद क्या वो अपने लिए चुनाव भी कर रही है? जी, ये आपका जो एनालिसिस है इसमें थोड़ी सच्चाई है, लेकिन पूरी सच्चाई नहीं है। क्योंकि ये सही है कि जो जिस तरह से वो प्रधानमंत्री बनी, लगभग एक तरह से सारी ब्रिटेन के लीडरशिप में एक पॉलिटिकल वैक्यूम है। ना तो लेबर पार्टी के पास कोई सशक्त नेता है, ना लिब डेम्स के पास नेता है। यदि कहीं से बड़ी भारी चुनौती मिल रही है उन्हें वो स्कॉटलैंड से मिल रही है, जहां जो निकोला स्टर्जन है, जो स्कॉटलैंड की फर्स्ट मिनिस्टर हैं, वो बहुत शक्तिशाली होकर के उभरी हैं। तो बहुत बड़ी चुनौती थी। और लेकिन जो यहाँ आश्चर्य हुआ वो इस बात से हुआ कि ये जो टेरेसा मे बार बार ये कहती रही थी कि वो अगले चुनाव नहीं कराएंगी। और इससे पहले 2011 में यहाँ पर एक कानून भी पास किया गया था, जो पुराने प्रधानमंत्री थे कैमरन साहब, उन्होंने कराया था कि ब्रिटेन में निर्धारित अवधि में केवल 5 साल के बाद ही चुनाव हो सकेंगे। तो ऐसे में किसी को उम्मीद नहीं थी कि खुद उनके आश्वासनों के बावजूद कि वो ये कदम उठाएंगी। अब जब उन्होंने ये कदम उठा लिया है तो उनके रास्ते में लेबर पार्टी बाधा भी बन सकती थी, क्योंकि उस कानून के हिसाब से 2/3 मेजॉरिटी से ही कोई प्रधानमंत्री मध्यावधि चुनाव आयोजित कर सकता था। लेकिन जैसे ही चुनाव आयोजित हुए तो लोगों को बड़ा भारी आश्चर्य हुआ कि लेबर पार्टी के नेता जो है मिस्टर कॉर्बिन, उन्होंने भी कहा कि हम भी चुनाव के लिए तैयार हैं। और कई बार तो लोग ये कह रहे हैं कि ये कॉर्बिन ने एक तरह से अपना पॉलिटिकल सुसाइड कर लिया है, क्योंकि उनकी पार्टी में खुद विद्रोह की स्थिति है। और यदि वो चुनाव हार जाते हैं तो यहाँ ब्रिटेन की परंपरा ये है कि जो पार्टी का नेता चुनाव हार जाता है उसे इस्तीफा देना पड़ता है। तो ये बड़ी रोचक स्थिति है और इसके बड़े दूरगामी परिणाम होंगे। हाँ, ये बात जरूर है कि टेरेसा मे की जीत जो है लगभग निश्चित है और वो और शक्तिशाली बनकर के उभरेंगी और अपने यूरोपियन जो पार्टनर्स हैं उनसे और शक्तिशाली ढंग से वो समझौता वार्ताएं कर सकेंगी ब्रेक्सिट के लिए। विजय राणा जी, इसमें एक बहुत दिलचस्प बात ये भी जानना बहुत ज़रूरी है कि आखिर आम जनता वहाँ पर किस तरह से सोच रही है। क्या फिलहाल सिर्फ विदेश नीति पर ब्रेक्सिट, हालांकि सिर्फ विदेश नीति ना होकर घरेलू जो राजनीति है और समाज है, आर्थिक व्यवस्था है, उस पर भी असर डालेगी, लेकिन क्या जो डोमेस्टिक इश्यूज हैं, जो घरेलू मुद्दे हैं, वो भी इसमें शामिल होंगे या माना जाए कि ये चुनाव पूरे तरीके से कहीं ना कहीं ब्रेक्सिट के इर्द गिर्द ही होगा? तो ये चुनाव तो निश्चित रूप से ब्रेक्सिट के इर्द गिर्द ही होगा। लेकिन जो यहाँ पर देखा यह गया है कि जो ब्रिटेन का ऊपर का तबका है, और खासतौर से ये तो कह लीजिए एक ट्रेडिंग नेशन है और बड़े व्यापारी गतिविधियां बड़ी महत्वपूर्ण स्थान रखती है यहाँ की अर्थव्यवस्था में। तो जो ऊपर का तबका है वो तो खुश है, उसको बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ने वाला है। लेकिन नीचे के स्तर पर ऑलरेडी इसके असर दिखाई पड़ने लगे हैं। अब उदाहरण के लिए यहाँ जो लेबर मार्केट है उसमें बड़ी मुश्किल आ गई है। जो खासतौर से बिल्डिंग ट्रेड है वो बुरी तरह से सफर हुआ है, क्योंकि बहुत सारे जो यूरोपियन यूनियन के, खास रोमानिया, पोलैंड के जो लोग यहाँ पर आए हुए थे वो वापस लौटना शुरू हो गए हैं। इमिग्रेशन डिपार्टमेंट ने भी काफी सख्ती की है। भारत और पाकिस्तान और बांग्लादेश से जो बहुत सारे जो अवैध लोग यहाँ पर आए हुए थे इमिग्रेंट, उनको भी वापस भेजने की प्रक्रिया शुरू की जा सकी है। तो बिल्डिंग ट्रेड में मुश्किल हो गई है, रेस्टोरेंट्स के लिए चलना मुश्किल हो गया है। जो छोटी छोटी तनख्वाहों वाले लोग थे उनकी वो लेबर मार्केट में उसकी कमी हो गई है। उसको लेकर के जो छोटे व्यापारी है, छोटे बिजनेसमैन है, छोटे उद्योगपति हैं,
उनके लिए खासी मुश्किल का समय है। लेकिन जो बड़े बड़े एक्सपोर्टर्स हैं वो तो मजा कर रहे हैं, क्योंकि पाउंड का जो दाम है वो लगभग 21% जो एक्सचेंज रेट है उसमें 21% पाउंड के मूल्य में गिरावट आई है, तो ब्रिटेन के एक्सपोर्ट भी बढ़े हैं। तो अभी तो कहना चाहिए शुरुआती वक्त है, तो कुछ समय ये लोग खुशफहमी में रह सकते हैं। लेकिन ये बात जरूरी है, जैसे जैसे लेबर क्राइसिस बढ़ेगा तो ब्रिटेन की इंडस्ट्री में और छोटे उद्योगों में भारी मुश्किल आने वाली है। और यूरोपियन यूनियन वाले लोग भी कोई बहुत दरियादिली दिखाने वाले नहीं है। जैसा कि अभी से अंदाजा लग रहा है वो ये है कि जो ब्रेक्सिट होगा ये अच्छा खासा यूरोप के साथ वाद विवाद के बाद ही संपन्न हो सकेगा। जी, प्रोफेसर कमल मित्र चुनॉय, आप इसे किस तरह से देखते हैं? बार बार ये दलील दी जा रही है कि ना ही कोई युद्ध की स्थिति थी, ना कोई ऐसा आर्थिक संकट था, ना ही कोई इस तरह की चीज़ थी कि बहुत कमज़ोर नेता माना जा रहा था टेरेसा मे को, तो फिर ये चुनाव थोपने की क्यों कोशिश कर रही है कंजर्वेटिव पार्टी के अलावा? टेरेसा मे के ऊपर खासकर ये सवाल उठ रहा है कि वो क्यों कोशिश कर रही हैं ये चुनाव थोपने के लिए? देखिए, मुझे लगता है कि जैसे शशांक जी और गुलशन ने कहा है कि ये इनके लिए सबसे अच्छा मौका था, क्योंकि जैसे राणा जी भी कह रहे हैं कि यदि ब्रेक्जिट का जो असर है उसको 2 साल और मिल जाए और आर्थिक स्थिति जब एक्सपोर्ट्स ठीक हो रहे हैं मगर इम्पोर्ट्स तो महंगे हो गए ना, जब 21% मूल्य कम हो गया, और इसीलिए लेबर ने इसके तुरंत बाद लेबर ने मिनिमम वेजेस को बढ़ाने का मांग किया, नेशनल हेल्थ स्कीम में और पूंजी डालने के लिए कहा, जो आर्थिक मामले उन पे काफ़ी जोर डाला। पर बात यह है कि जब जून में ही ये चुनाव हो रहे हैं, क्या लेबर के पास इतना समय है कि वो अपना पूरा प्रोग्राम सबको समझा सकते हैं? क्योंकि ब्रेक्जिट में जो हुआ, कुछ जो ब्रेक्जिट के समर्थक में लोग थे जैसे नाइजल फराज वगैरह, शुरू में तो वो हार मान गए। तो चुनाव इतना मुझे नहीं लगता कि ये क्लीन स्वीप होगा टॉरीज का। लेकिन विपक्षी पार्टी के लिए, कॉर्बिन साहब के लिए कह रहे हैं विजय राणा की कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि खुद कुछ जो है वो उन्होंने अपने लिए सुइसाइडल स्टेप उठा लिया है। ये एक राय है। गार्डियन में भी उन्होंने कहा है कि कॉर्बिन को और एग्रेसिवली अपने जो सोशल रिफॉर्म्स है, इकोनॉमिक रिफॉर्म्स है, रिफॉर्म मतलब प्रो लेबर रिफॉर्म्स, उस पर जोर डालना चाहिए था शुरू से। तो वो भी कह रहे हैं कि उसको अब सतर्क होना चाहिए और कोशिश करना चाहिए। लेबर में दिक्कत ये है कि कॉर्बिन की छोटी सी मेजॉरिटी है लेबर पार्टी के अंदर, जिनको पुराने ब्लेयराइट्स कहते थे और ये लोग कहते थे, उन्होंने भी तो दबाव डाला होगा। तो क्योंकि छोटी मेजॉरिटी से कॉर्बिन ये फैसला नहीं कर सकता था। यानी आप ये कह रहे हैं कि अब जब 8 जून को चुनाव होगा तो दरअसल 2 पार्टियां होंगी। एक कंजर्वेटिव पार्टी जिसका विश्वास ये है कि ब्रेक्सिट जो है वो बहुत अच्छा रहा ब्रिटेन के लिए और इसको आगे बढ़ाया जाना चाहिए। नहीं, वो जानते कि नुकसानदेह होगा, मगर टाइम लगेगा। लेकिन जनता को ये बताना चाहते हैं। तो वो जनता को कहना चाहते हैं कि जो हमारी नीति है, वो ठीक जो है। हम निकल गए हैं ईयू से, बगैर फायदेमंद हुआ है, इतना नुकसान नहीं होगा। लेकिन फिर भी हमने जो है अपनी स्वायत्तता वापस कर ली। क्योंकि लेबर ने भी तो ब्रेक्जिट का समर्थन बिल्कुल, मैं वही कहना चाहती हूँ। तो आखिर जो पॉलिटिकल प्लैंक है उसमें क्या फर्क होगा, मैं ये जानने की कोशिश कर रही हूँ। बस ये है कि एक ज़्यादा न्यू लिबरल है और दूसरा प्रो पुअर, प्रो वर्किंग क्लास वगैरह का कोalition है, मगर उसमें भी फूट है, कुछ राइट विंग लेबर भी है। तो इस स्थिति में स्थिति और ख़राब हो सकती है। तो इसीलिए ये अच्छा मूव था टेरेसा मे का कि अभी चुनाव जीत ले, जो उनका 17 से 37 तक उम्मीद था पहले। अब उनकी उम्मीद होगी कि उनको 100 सीट ज़्यादा मिल जाए, कम से कम 50 सीट ज़्यादा मिल जाएंगे, तो फिर अगले 5 साल के लिए उनको कोई हिला नहीं पाएगा। और ये बात सही है जो राणा साहब ने कहा, यदि लेबर का नेता एक गलत डिसीजन लेता है, बेशक बहुमत उसके साथ हो, तो परिणाम यही है कि फिर वो लेबर से पार्टी के नेता नहीं रहेंगे और पता नहीं उसके बाद कौन आएगा लेबर। बिल्कुल। केवी प्रसाद जी, आप इसे किस नज़र से देखते हैं? और ख़ासकर जिस तरह से विजय राणा कह रहे हैं कि अभी से उसके जो है नतीजे हमें देखने को मिल गए हैं कि अलग अलग जो राष्ट्रों के लोग हैं, ख़ासकर जो छोटी आमदनी वाले हैं, छोटी तनख्वाहों वाले हैं, वो जाना शुरू हो गया, उनका दक्षिण एशियाई लोगों पर भी भारी असर पड़ रहा है। तो आपको लगता है कि ये एक राजनीतिक रणनीति के तौर पर कहीं ना कहीं काम आ ही रहा है? देखिए, 2 चीज़ तो साफ है कि प्रधानमंत्री थेरेसा मे एक उन्होंने एक पॉलिटिकल गैम्बल किया है। उनको लगता है कि एक सशक्त नेता के रूप में जब उभरेंगी, तो क्योंकि 2019 तक जब ये पूरा इसका ब्रेक्जिट का परिणाम, तो उनके पास नेगोशिएटिंग स्ट्रेंथ होगा, जब वो बात करेंगी एक सशक्त नेता के तौर बात कर पाएंगी।
तो एक राजनीतिक उनकी एक तरीका है। और उस वक़्त जब उनके अपने घरेलू बाकी सब पार्टियां थोड़ी बिखरी हुई हैं अलग अलग मुद्दों पे, और अगर आपको ध्यान हो ब्रेक्सिट के दौरान एक चीज़ बड़ी साफ उभर के आई थी। उस वक़्त सब ने कहा था कि यूरोपियन यूनियन को जो हम स्वास्थ्य के लिए जो पैसा देते हैं, पूरा एक कैंपेन चला था उस वक़्त कि इतना पैसा दिया जाता है, अगर हम इसी को बचा लें। वो अलग बात है कि बाद में जिन्होंने इस कैंपेन को छेड़ा वो खुद उन्होंने अपने फिगर्स को रिवाइज़ कर दिया, और उसी वजह से जो नेशनल हेल्थ सर्विस के ऊपर जो बात हो रही है आज भी, और उनके यहाँ संसद में कोशिश हो रही है कि इस पर कोई ना कोई पारित हो जाए, वो अब हो नहीं पाएगा क्योंकि जून 8 का अगर वक्त है, और जिस वक्त हम बात कर रहे हैं इस वक्त ब्रिटिश पार्लियामेंट इस पे पूरी बहस कर रही है कि जो दो तिहाई वो उनको चाहिए बहुमत इस पूरे प्रकरण को, क्योंकि 2011 पे जैसे हम उल्लेख हुआ था कि 2011 में जो एक्ट पारित हुआ था उसके तहत 2020 तक आपको चुनाव नहीं कराने। तो ये सारी समस्याएं उठ के आ रही हैं। और जहाँ तक आपने कहा लेबर की सवाल, ये पूरे विश्व में इस तरफ देखिए इस तरह की एंटी इमिग्रेशन मूव काफ़ी सशक्त हो गई है। ट्रंप साहब ने शुरू किया, ऑस्ट्रेलिया में आपने कल परिणाम देखे, और अन्य इस तरह से चीज़ें जो शुरू हो रही हैं। तो इस वक्त जो एक ज़माने में वैश्वीकरण की बात हो रही थी, वो बिल्कुल इन्वर्स तरीके से बात हो रही है। जी हाँ, यानी आप ये कह रहे हैं कि अपने दरवाजे जो खोल रहा था यूरोप और ब्रिटेन भी, उसके साथ साथ अब लगता है कि वापस जो है वो बंद कर रहे हैं अपने खिड़कियां फिलहाल, और फिर दरवाजे भी। विजय राणा जी, ये बताइए फिलहाल की, चूंकि जिक्र कर दिया केवी प्रसाद जी ने, मैं भी ये जानना चाहती थी आपसे कि जिस किसी को इसको लेकर अभी तक शक था कि वाकई ब्रेक्सिट जो है कहीं ना कहीं वो ग्लोबलाइजेशन जिसके लिए इतनी मेहनत की गई, वापस उसको जो है इनवर्ट देखने के लिए, वापस अंदर झांकने का जो है एक मौका मिलेगा कि इस चुनाव में अगर कंजर्वेटिव पार्टी की, आप भी कह रहे हैं कि लगभग निश्चित लग रहा है कि अगर जीत होती है तो जिन वैल्यूज़ की बात करता रहा यूरोप और खासकर ब्रिटेन जिनकी बात करता रहा, डाइवर्सिटी, इंक्लूजन, ग्लोबलाइजेशन, आपको लगता है कि क्या सामाजिक स्तर पर भी बदलाव देखने को मिलेंगे, सिर्फ राजनीति ही नहीं, क्योंकि लोग तो अभी से वापस जाने शुरू हो गए हैं, आप बता रहे हैं। देखिए, ये तो सही है कि यहाँ पर जो अर्थव्यवस्था है वो कुल मिलाकर के उसके जो फंडामेंटल्स हैं वो कोई बहुत स्ट्रांग नहीं है। यहाँ हुआ क्या है, पिछले इनफैक्ट ये मार्गरेट थैचर की लेगेसी थी कि जहाँ टैक्स ना बढ़ाए जाए और खासतौर से अमीर लोगों पे टैक्स ना बढ़ाया जाए। तो पिछले 2 दशकों में हुआ यह है कि टैक्स थ्रेशोल्ड बिल्कुल नहीं बढ़ा है, और जो पब्लिक सर्विसेज हैं उनमें बड़ी भारी कटौती है। खासतौर से नेशनल हेल्थ सर्विस तो ऑलमोस्ट क्राइसिस के लेवल पे चल रही है, डॉक्टर्स नहीं है, अस्पतालों में वेटिंग लिस्ट लंबी होती जा रही है। तो कुल मिलाकर के यहाँ खासी मुश्किल समस्याएं हैं इस देश के पास। और फिर ये जो दक्षिणपंथी पार्टियां जब सत्ता में होती हैं तो वो इस बात के बिल्कुल खिलाफ है कि टैक्सेस बिल्कुल न बढ़ाए जाएं। तो कुल मिलाकर के बहुत मुश्किल समय से गुजर रहा है ब्रिटेन, जहाँ तक शिक्षा के लिए पैसा नहीं है, यूनिवर्सिटीज की ग्रांट्स बहुत बड़े पैमाने पर कट की जा रही है, स्टूडेंट्स की फीस बढ़ा दी गई है, और अब यदि जो स्मॉल बिजनेस और मीडियम बिजनेसेस हैं उनके लिए भी यदि मुश्किल हो गया तो आगे जो समय है वो उतना आरामदायक नहीं होगा और ब्रिटेन को खासे मुश्किल समय से गुजरना पड़ेगा। और काफ़ी उथल पुथल भी हो रही है। लेकिन जो एक दूसरी तरफ जो बात हो रही है वो बड़े अपने आप में बड़े आश्चर्य की बात है कि जो पॉलिटिकल फोर्सेस हैं वो खासी कमज़ोर नज़र आती हैं। जिस तरह से लेबर पार्टी में अचानक कॉर्बिन साहब आ गए और वो देखा जाए तो एमपीज उनके साथ नहीं है। कुल मिला के उनको जो ग्रास रूट मेंबर्स हैं उन्होंने चुना जरूर है, लेकिन लगभग पार्टी में रिवॉल्ट की स्थिति है। उसी तरह से जो लिबडेम के नेता हैं टिम फैरन बिल्कुल नए हैं, नौसिखिया है, कोई अनुभव नहीं है, उनकी भी कोई बहुत नहीं है। तो और यहाँ एक और फैक्टर है, अब स्कॉटलैंड का क्या होगा देखना यह है कि वहाँ निकोलस स्टर्जन जो है वो लगभग तैयारी कर चुकी हैं कि इस चुनाव के बाद उन्हें दोबारा से रेफरेंडम चाहिए कि स्कॉटलैंड को ब्रिटेन से अलग होना है कि नहीं होना है। तो कुल मिलाकर के ये जो सामाजिक उथल पुथल हो रही है और जो राजनीतिक उथल पुथल हो रही है इसके दूरगामी परिणाम होंगे। और ये भी हो सकता है कि दोनों बातें, यदि स्कॉटलैंड में टेरेसा मे को सफलता मिलती है तो स्कॉटलैंड निश्चित रूप से ब्रिटेन के साथ रहेगा, लेकिन यदि स्कॉटलैंड में एसएनपी एक बार बहुत भारी बहुमत में आती है तो निकोलस स्टर्जन बहुत पक्के विकेट पर होंगे और वो कहेंगी मुझे तो अगला रेफरेंडम चाहिए। और हो सकता है
कि वो ब्रिटेन से बाहर जाने का, यूनाइटेड किंगडम से बाहर जाने का फैसला कर ले बिल्कुल स्कॉटलैंड। शशांक जी, आगे यानी आने कुछ वाला जो समय है काफी चुनौतियों से भरा बिल्कुल हुआ चुनौतियों से भरा है, और हो सकता है शशांक जी कि कुछ आश्चर्यजनक जो है वो नतीजे हमारे सामने लगातार जो पिछले 1 साल से दुनिया देख रही है कि पश्चिमी दुनिया में जो है चौंकाने वाले नतीजे आ रहे हैं, राजनीतिक नतीजे भी चौंकाने वाले हैं, चुनावी नतीजे भी। ये बात क्या सही है कि जहाँ रोजी रोटी का संकट हो गया हो वाकई, तो यहाँ जो ये मूल्यों का जिक्र अक्सर वर्ल्ड वॉर 2 के बाद के दिनों में जिन वैल्यूज़ का जिक्र यूरोप करता रहा, वो टेस्ट पर फिलहाल पहली बार आए हैं और अब धराशायी होते हुए नजर आ रहे हैं कि रोजी रोटी के आगे जो वैचारिक मूल्य हैं, जो आइडियोलॉजिकल वैल्यूज़ हैं, आखिर उन्हें कब तक परोसा जाए? नहीं, देखिए, ग्लोबलाइजेशन ऐसे समय में किया गया जबकि उनकी इकोनॉमीज़ आगे बढ़ रही थी और वो इंटीग्रेट करना चाहते थे बाकी सब देशों को, इकोनॉमीज़ को अपने साथ में। और मल्टीनेशनल कॉरपोरेशंस जो खासकर डेवलप्ड कंट्रीज़ में बेस्ड थी, दे वर इंक्रीजिंग देयर होल्ड ओवर प्रोडक्शन बेसिस ऑल ओवर द वर्ल्ड। और एक तरीके से मैं कहूँगा कि जो उसके बाद में शुरुआत हुई है, जो नेशनल सॉवरेंटीज़ मिडिल ईस्ट में पहले एक्सरसाइज करी गई ऑयल के ऊपर, मिडिल ईस्ट का हमने देखा कि वहाँ पे काफ़ी जो है जिस तरह से डिस्टेबलाइजेशन हुआ है, विच मीन्स दैट दिस इज़ अ काउंटर मूव अगेंस्ट द नेशनल सॉवरेंटी विच आर एक्सर्टेड देयर। और भी जगहों पे जहाँ जहाँ एशिया में कई देशों ने सोचा कि अब जो है आगे एशिया की सेंचुरी होने वाली है, तो पहले अमेरिका ने कहा कि नहीं, हम अमेरिकन पिवोट वहाँ लेके जाएंगे। अब दूसरा हम देख रहे हैं कि एक तो अमेरिका के राष्ट्रपति ने अपना जो हाईएस्ट, जो मोस्ट पावरफुल बॉम्ब है, नॉन न्यूक्लियर बॉम्ब, उसको एशिया में जो है उसको टेस्ट किया है, अफ़गानिस्तान में, भारत के पड़ोस में। दूसरा, दाइश जो इधर से निकल के आए हैं, उन्होंने अपने बेसिस जो हैं दक्षिण और दक्षिण पूर्व एशिया के कई देशों में फैलाने शुरू कर दिए हैं, और जो जिन लोगों को उन्होंने ट्रेन किया था उनको वापस भेजा जा रहा है। तो मैं कहूँगा कि विश्व में इस प्रकार की स्थिति हो गई है कि जो विकसित देश हैं उनमें वो चाहते हैं कि बाकी लोग जो उनको डिस्टेबलाइज कर सकते हैं वो बाहर जाएं। फिर देखेंगे कि इकोनॉमिक इश्यूज में कैसे होगा, तो कैसा आगे क्या होगा। इस बीच में लंदन जो है हमेशा से बड़ा फाइनेंशियल सेंटर रहा है, चीन ने भी उसका फ़ायदा लिया है, भारत भी अब कोशिश कर रहा है कि जो उनके मसाला बॉन्ड्स वगैरह इशू कर रहे हैं तो लंदन में इसको यूज़ कर रहे हैं, और लंदन अपने को प्रमोट कर रहा है कि भाई हम जो है फिर भी वर्ल्ड के बेस्ट बिजनेस और फाइनेंशियल सेंटर रहेंगे, एंड विल गिव यू ऑल फैसिलिटीज़। तो मेरे ख्याल से बात इस तरीके से चल रही है। बाकी लेकिन यूरोप वाले जो कॉन्टिनेंट है, बाकी 27 कंट्रीज, दे आर नॉट गोइंग टू लेट यूके गो वेरी इजी, और मैं कहा काफ़ी दिक्कतें आने वाली हैं। हमारे सब पैनल्स ने भी अभी यही बात कही है। सचदेवा जी, ये बताइए फिलहाल कि क्या ये माना जाए कि जिस तरह की नीतियां हमें नज़र आ रही हैं फिलहाल यूरोप में, और ख़ासकर अगर ब्रिटेन का हम जिक्र करें, जो भी लोग प्रोग्रेसिव दुनिया का ख्याल रखते हैं, विचार रखते हैं कि जो कुछ 20वीं सदी में जो है कमाया गया था वो 21वीं सदी में गंवाया जा रहा है, क्या उस तरह से देखा जाए? ग्लोबलाइजेशन, तमाम तरह के जो मूल्य थे वो सब कुछ क्या इतना निराशा से देखना चाहिए? नहीं, मुझे नहीं लगता कि स्थिति इतनी निराशाजनक भी है। ये बात सही है कि यूरोप में पिछले 6-7 साल से काफ़ी चुनौतियां हैं, काफ़ी संकट वहाँ पे देखने को मिले हैं, चाहे वो यूरो का संकट हो, चाहे वो ग्रीक संकट हो, चाहे जिस तरह से उन्होंने यूक्रेन को हैंडल किया, और उसके बाद ये ब्रेक्सिट और सारा रिफ्यूजी का जो मसला वहाँ पे चला है। लेकिन थोड़ा सा अगर हम 20-25 साल का वहाँ का अगर इतिहास देखें तो 90 का दशक काफ़ी अच्छा रहा उनके लिए। सारे पूर्वी यूरोप के देश उसके साथ आके मिले, पूरा इलाजमेंट हुआ। उसके बाद जो सिंगल करेंसी का जो दौर चला 10 साल तक काफ़ी ठीक तरीके से चला। अभी भी जो मुझे लगता है 2 तरह की मुख्य चुनौतियां यूरोप के सामने हैं। एक तो टेक्निकल और फाइनेंशियल किस्म की जो चुनौतियां हैं, उनको किसी हद तक वो मुझे लगता है क्योंकि उनके पास रिसोर्सेज अभी भी काफ़ी हैं, प्रोडक्टिविटी काफ़ी हैं, तो उसको शायद वो संभाल पाएंगे, और कुछ काफ़ी हद तक संभाल भी लिया है। लेकिन जो दूसरी बड़ी चुनौतियां हैं, जिसमें एक तो राइज ऑफ पॉपुलिज्म जो पूरा हो रहा है, जैसे अभी सिर्फ यही चुनाव नहीं है, अभी 2-3 अरब और बड़े चुनाव आने वाले हैं। अभी फ्रांस का चुनाव आने वाला है, जर्मनी का उसके बाद है। वहाँ पे खासतौर से फ्रांस का कैसा किस तरफ वो जाता है उसका बहुत बड़ा मुद्दा रहेगा। तो मुझे लगता है ये है, और ये है कि अगर यहाँ पे कंजर्वेटिव्स काफ़ी अच्छी मेजॉरिटी के साथ आते हैं तो कोई बुरी बात यूरोप के लिए या इनके लिए नहीं है, यूके के लिए, क्योंकि वो स्थिति साफ है, बाहर उनको निकलना है तो अच्छे तरीके से अपना वो एक नेगोशिएशन करेंगे और वो अपने कोई एक तरीके से सामरिक समझौता तरीके से, क्योंकि ना तो वो कोई उस तरह से स्विट्जरलैंड की तरह रहना चाहते हैं, ना कुछ उस तरह के इकोनॉमिक एरिया के अंदर वो रहना चाहते हैं। सिर्फ एक मुद्दा अभी ये है कि वो जो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट वो करना चाहते हैं, ब्रिटेन अभी से साथ में उसकी नेगोशिएशन शुरू करना चाहता है,
और यूरोप वाले कह रहे हैं कि EU वाले कि अभी आप पहले आप एग्जिट का जो पूरा प्रोसेस है उसको थोड़ा आगे बढ़ने दीजिए, उसके बाद वो शुरू करेंगे। तो अगर यहाँ मजबूत सरकार बनती है वो यूरोप के लिए भी अच्छी है और इनके लिए भी अच्छी है। लेकिन जो बड़ी चुनौतियां हैं, जो आप मूल्यों की बात कर रहे हैं, वो मूल्य काफ़ी उसके अंदर दिक्कतें आ रही हैं। और उसका एक मुख्य कारण ये भी है कि इकोनॉमिक ग्रोथ जो है पूरे यूरोप में पिछले 10-15 साल से काफ़ी कम रही है। और अगर टेरेसा मे का भी देखें, जब वो पहले होम सेक्रेटरी भी थी, तो और यूरोप के साथ भी जो मुख्य मुद्दा उनका रहा है कि वो जो यूरोप का जो लोगों का आना जाना है, वो सिर्फ तीसरी दुनिया के देशों की बात नहीं, वो यूरोप के देशों को अंदर भी आने से मुझे कार्यक्रम खत्म करना होगा। बहुत बहुत शुक्रिया। तो सवाल तो कई बाकी रह गए, लेकिन अभी इंतजार करना पड़ेगा फिलहाल इन चुनावों का, जो लगता है कि अब होके रहेंगे और उसके बाद किस तरह के आश्चर्यजनक परिणाम हमारे सामने आ सकते हैं। फिलहाल अभी के लिए इतना ही। नमस्कार।